नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो कहा जाता है जो दांत है उनका काम चबाना है, बिल्कुल सही बात है। काटना, चबाना, क्रशिंग करना, यही दांतों का काम है। बट ये आम जनता जानती है, पर दांत के बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो कि अपन ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो अपने फेस की शेप है। कैसे बोलते हैं, जिसके दांत नहीं होते उसकी आपके कैसी टोन आती है, ये अपन सबका एक्सपीरियंस रहता है। तो दांतों का आवाज़ में या वॉइस प्रोडक्शन के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके अलावा दांतों का मेडिको लीगल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन अपन केवल एक स्माइल या डराने के लिए काम में लें, ऐसा नहीं है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि इस डेंटल केयर में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज, जो कि वरिष्ठ डेंटल सर्जन है। डॉक्टर आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली ठीक है, दांतों का मेन काम तो क्रशिंग, कटिंग, च्यूइंग, जो अपन सब जने जानते ही। बिल्कुल। बट जो इम्पॉर्टेंट है वो फेस की शेप, जिसके दांत नहीं होते या डेंचर नहीं होता, उसकी शेप अलग होती है, उसकी वॉइस अलग होती है, और मेडिको लीगल एस्पेक्ट में भी डेंटल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका क्या मानना है सर? दांतों का ऑब्वियसली बहुत मेजर चंक जो रोल है वो चबाने का है। हम अगर किसी भी वृद्धाश्रम वाले पेशेंट को अगर देखें जिनके दांत नहीं होते, तो वो मेजरली सिर्फ और सिर्फ पीने वाली चीज़ें, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें, और वो भी सिर्फ निगलना यही कर पाते हैं। उनके लिए चबाना और वो एक इमेजिनेशन करना कि वो कभी जवानी में जैसे दांत के साथ खाया करते थे, वो एक सिर्फ एक इमेजिनेशन रह जाती है, जो कि उनको बहुत दुखदाई होती है। एंड आज की डेट एंड एज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतना चेंजेस ले लिए हैं, इतने इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं, किसी भी पेशेंट का उस स्थिति में रहना एज अ डॉक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स की अगर अपन बात करें, क्योंकि फिर उसी से एडवांसमेंट की बात करते हैं अपन। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम में जैसे लोगों के दांत का टूटना, दांत का सबसे कीड़ा लगना, या स्मेल जो लोगों के आती रहती है, ये कॉमन इश्यूज रहते हैं। कि दांतों से खून आना, लोग कहते हैं साहब मेरे जो है मसूड़े जो हैं वो ऊपर है। मतलब कई तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आपका इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या लेके पेशेंट्स आते हैं बिसाइड्स दिस की जो मैंने आपको बताई? जी, सबसे ज़्यादा जो मेन कॉमन प्रॉब्लम अगर आप ब्रेक करें तो बच्चों की अलग हो जाएंगी और बड़ों की अलग हो जाएंगी। बच्चों के अंदर आपका अगर बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे 3-4 साल का होता है, जिसके जस्ट दांत आए हुए होते हैं, नॉर्मली माँ बाप क्या करते हैं, रात को सुलाने के लिए उसको एक बोतल दे देते हैं और सुला देते हैं। एंड कुछ सालों बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि सडनली एक दिन उन्होंने देखा कि सारे दांत जो हैं वो काले हो गए। वो इसलिए होते हैं बिकॉज आप किसी भी तरीके का मिल्क प्रोडक्ट या कोई भी फीड अगर बच्चे को देंगे बोतल के थ्रू, तो जब वो सोता है तो रात को सोते समय जितना भी वो फ्लूइड है वो उसके होंठ और दांत के बीच में या ज़बान और दांत के बीच में फंसा रहता है। इवन नेचुरल दूध, उसके अंदर भी उसकी क्या कहते हैं नेचुरल शुगर होती है। अगर वो 6-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने भी समय के लिए बच्चा सो रहा है, अगर दांत के साथ कांटेक्ट में है, तो उसके कारण वो दांत सड़ना चालू करते हैं, और सडनली एक दिन पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि सारे दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है। इसको हम लोग रैम्पेंट केरीज बोलते हैं। रैम्पेंट इसलिए बिकॉज बच्चों के सिर्फ 20 दांत ही हैं, पर वो सारे के सारे इन्फेक्टेड। तो ये बात तो हुई नॉर्मली जो हम बच्चों के साथ एक बहुत कॉमनली देखते हैं। दूसरी चीज़ जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं बच्चों के साथ, वो ये है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों के स्मेल बहुत आती है। काफ़ी बार जो बच्चों में स्मेल होती है वो एडेनॉइड्स के कारण भी होती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और एडेनॉइड्स श्रिंक करते हैं, वैसे वैसे वो स्मेल की प्रॉब्लम जो है ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो ये रही बच्चों की प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू अडल्ट्स, जैसे आपने बोला कि केरीज और पायरिया, ये दो सबसे ज़्यादा बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे पेशेंट्स सबसे ज़्यादा लेके आते हैं। केरीज इसलिए कि कभी कोई खाना फंसा रहा, ध्यान दिया नहीं, साफ़ करा नहीं, और वो बढ़ते 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 कैविटी में हो गया। पायरिया बेसिकली क्या होता है कि जितने भी थूक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक बहुत हार्ड टूथ लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाकी दांतों के आसपास, मसूड़े के आसपास। इसके कारण क्या होता है कि वो एक सोर्स एक्ट करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिसके कारण हड्डी और मसूड़ा दोनों ही इवेंचुअली नीचे आने लगते हैं और दांत हिलने लगते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो उसके अंदर से खून निकलने लगता है बिकॉज वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, प्लस कुछ टाइम बाद दांत हिलने लगते हैं।
दीज आर द मेन मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास पेशेंट्स लेकर के आते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम लाइव है और ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं 0141 2704999 एंड 2704098, दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी शंका हो तो आप डॉक्टर आलोक भारद्वाज आज हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, जो जैसे आपने बात की कि कैरीज जैसे आपने बताया, या गम्स में स्मेल होना या ब्लीडिंग होना या इस तरीके के पस कलेक्शंस, ये बड़े कॉमन चीज़ें होती हैं, पर लोगों के दांत भी टूट जाते हैं। जी बिल्कुल। और इंजरी के अलावा भी घिसने लग जाते हैं या लोग दांत रात को कड़कड़ाते हैं, जी। ये बड़ी कॉमन चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? जी कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आए, वो कहीं गए थे और खाना खाते खाते उन्होंने गाजर का हलवा मंगाया एंड इवेंचुअली उनकी वाइफ का दांत गाजर के हलवे से टूट गया। तो मैंने ऐसी मजाक में पूछा कि गाजर के हलवे में कंकर कहाँ से आ गया? आपका दांत कभी भी अगर टूटेगा तो पहला उसमें कोई ना कोई पुराना इलाज हुआ होना चाहिए, या फिर आपने सडनली इतना प्रेशर लगा दिया हो कि वो दांत बीच से स्प्लिट हो जाता है। ये एक पुराने ज़माने में बहुत कॉमन होता था, बिकॉज क्या होता था कि लोग बाग अपने पास जितना भी गेहूं आता था वो नॉन प्रोसेस्ड आता था। आजकल तो कंकर अलग होकर के गेहूं आता है, तो इसके अंदर भी कंकर आने के चांसेस कम है। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि कंकर के कारण या कठोर दाल के कारण जो उबली नहीं, आपने दबाया, कच्चे चने आपने दबाया और सडनली दांत टूट गया। ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती थी। काफ़ी बार जो दांत सिर्फ कोने से टूटा होता है, अगर मैं इसमें दिखाऊं कि अगर ये दांत की अगर सिर्फ एज अगर टूटी हुई हो तो हम लोग काफ़ी बार सिर्फ इसके ऊपर रिपेयर कर करके इसको ठीक कर सकते हैं। किंतु कई बार होता है कि दांत एकदम बीच से सेंटर से स्प्लिट हो जाता है कि दो पार्ट हो गए उसके बिल्कुल ही। उस टाइम पे उन दांतों को संभालना या उनको बचा पाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे लोग बाग कहते हैं, जब भी बात आती है प्लास्टिक सर्जरी की, तो कहते हैं कि भाई आप जो है अपना अगर ऑर्गन कहीं कोई कटा हो तो आप उसको लेके आ जाओ। कहा जाता है प्लास्टिक सर्जरी में किसी का हाथ कटा है, उंगली कटी है, जी बिल्कुल, तो आप उसको कहते हैं कि भाई आप सेफ तरीके से उसको ले आओ तो वापस रिपेयर हो। दांत के केस में मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का दांत निकल गया तो क्या उस दांत को उसको लेके आना चाहिए, वापस लगाते हैं आप, या फिर नया ही बनता है? जी अगर पूरा का पूरा दांत बाहर आ गया तो उसको हम डेंटल एवल्जन बोलते हैं। उसके अंदर बेसिकली जड़ समेत फुल दांत आपके हाथ में आ गया है, चाहे वो मिट्टी में हो या गंदगी में हो, उसको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट चलते हुए पानी के नीचे धोइए। अगर एक कटोरी में दूध में डाल करके या इवन नॉर्मल सलाइन में डाल करके भी आप ला सकते हैं, तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर वो दांत वापस लगाया जा सकता है। यह अलग बात है कि उस दांत की रूट कनाल करनी पड़ेगी, उस दांत को साइड वाले दांतों से बांधना पड़ेगा ताकि आगे चल करके वो दांत इवेंचुअली हड्डी का एक पार्ट बन जाए। वो उसके अंदर आपको एक चीज़ मैं समझाऊं, अगर हम दांतों को देखें तो दांत के 4 पार्ट्स हैं, इनामल, डेंटिन, पल्प प्लस पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट बेसिकली एक लिगामेंट है जो कि दांत और हड्डी के बीच में दांत को बचाए रखता है। जैसे ही दांत निकल जाता है वो पीडीएल या पेरियोडोंटल लिगामेंट जो है वो ख़राब हो चुका है। आप जब भी दांत को वापस लगाएंगे वो पेरियोडोंटल लिगामेंट की जगह हड्डी बनेगी और इवेंचुअली हड्डी के साथ एक कठोर बॉन्ड बन जाएगा दांत का और हड्डी फिक्स हो जाएगा, उसमें मूवमेंट नहीं रहेगा। तो हाँ, अगर कभी भी आपका गलती से दांत गिर जाए और आपको मिल जाए तो उसको पानी में, दूध में रख करके डेंटिस्ट के पास ले आइए ताकि वो उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके उसकी एक रूट कनाल कर करके उसको वापस लगा करके बचा सके। डॉक्टर आलोक, अभी एक फ़ोन कॉल है वो अपन चर्चा से बीच में लेते हैं। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ गौतम जी, क्या प्रश्न है आपका? तो डॉक्टर साहब ने ये पूछना है कि खाना खाने के बाद में जब पानी पीते हैं तो दर्द होता है दांत में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात गौतम जी ने पूछी है, जो वह एक अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स में रह गई है, वो है सेंसिटिविटी। जी बिल्कुल, कि लोगों के इवन ठंड से, इवन पानी से, जैसे अभी गौतम जी का सवाल है कि भाई मैं पानी पीता हूँ तो दांतों में दर्द होता है। तो ये पहली चीज़, तो दर्द क्या है, और सेंसिटिविटी शब्द बड़ा, मैं किसी पेस्ट का या किसी का ट्रेड नेम के लिए मैं मना करूँगा, बट सेंसिटिविटी एक बड़ी पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट का है कि सेंसिटिविटी के लिए आप ये इस्तेमाल करिए।
तो ये जो इस तरीके का ठंडे पानी से या कुछ भी चीज़ खाने से जो पेन होता है या सेंसिटिविटी, कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, ये क्या चीज़ होती है? सो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सेंसिटिविटी 2 कारणों के कारण हो सकती है। एक, अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि दांत के कई पार्ट्स हैं, इनामल, डेंटिन, पल्प और पेरियोडोंटल लिगामेंट। जो बाहर का लेयर होती है जिसको कि हम इनामल बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसके अंदर कोई नर्व एंडिंग नहीं होती, तो उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती। जब कभी आपका इनामल के बाद डेंटिन एक्सपोज होगा, उसके अंदर सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने की कंप्लेंट हमेशा रहेगी। जैसे मैंने बोला, ये कैविटी के कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आपका मसूड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि आप बहुत जोर से रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं और मसूड़ा नीचे आ जाए, पायरिया के कारण मसूड़ा नीचे आ जाए, तो जो एक्सपोज डेंटिन वाला पार्ट होगा उसमें आपको ठंडा गर्म लगना चालू हो जाएगा। कई टूथपेस्ट, कई माउथ वॉशेस हैं जो कि मार्केट में आए हैं, पर जिनका आप हम इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके कारण सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो बेसिकली उनमें क्या होता है कि वो जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसको वो टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके कारण ठंडा गर्म लगना कम हो जाता है। ये तब तक ही हेल्पफुल रहता है जब तक आपके मसूड़े या आपका जो डेंटिन का पोर्शन है वो एक बहुत सुपरफिशियल, बहुत कम मात्रा में निकला हुआ हो, शुरुआती हो। परंतु अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया हो तो उसके अंदर क्या होगा कि इवेंचुअली हमारे को मसाला या फिलिंग भरनी पड़ेगी, ताकि हम उसके और खाने के बीच में या हवा के बीच में, पानी के बीच में एक लेयर लगा दें, ताकि कोई भी चीज़ जो है दांत के से छुए नहीं और उसके कारण ठंडा गर्म लगना बंद हो। डॉक्टर भारद्वाज, जैसे आपने बताया कि हार्ड ब्रश, तो मैं क्योंकि हर चीज़ में डेवलपमेंट है। आज से 20 साल पहले जब किसी के चोट लगती थी तो व्यक्ति को कहा जाता था कि भाई आप हॉट फॉर्मेंटेशन करो। आज कॉन्सेप्ट हो गया कोल्ड फॉर्मेंटेशन का। ब्रशिंग टेक्निक में मैं एडवांसमेंट की बात करना चाहूँगा, कि सजेशन भी लेना चाहूँगा कि जो ब्रश है वो किस तरीके का होना चाहिए। दूसरी चीज़, पेस्ट का कितना रोल है या ब्रशिंग टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं चाहूँगा किसी का ट्रेड नेम तो नहीं, बट टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट या जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, या दोनों की इम्पॉर्टेंस है? जी, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पेस्ट सिर्फ एक अब्रेजिव, मतलब एक घिसने का एक कण है जिसके अंदर बहुत ही छोटी मात्रा में कैल्शियम या अब्रेजिव होगा। अगर आपको याद हो तो पहले के ज़माने में लोग बात करा करते थे मंजन की, कि हमने सुबह लिया मंजन, कई कंपनीज का आता था, मैं जैसे आपने बोला मैं नाम नहीं ले रहा, कि हमने मंजन लिया, उंगली पे लिया और दांतों को रगड़ना चालू करा। जी, जितना भी आप एक चीज़ समझिएगा कि जितना कोर्स, जितना अब्रेजिव होगा, उतनी उसकी घिसाई ज़्यादा होगी। अब जैसे अपने घर के अंदर पेंटर्स काम करते हैं तो वो हमेशा एक मोटे क्या कहते हैं, रेजमाल से पतले रेजमाल पे आते हैं। जैसे ही वो पतले रेजमाल में आते हैं उसके अंदर चमक आने लगती है, फिनिश आने लगती है। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक की चर्चा जारी रहेगी। एक कॉलर अपने से जुड़ गए हैं, प्रेरणा जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, क्या सवाल है आपका? मेरी एक टिक्की अर्थ है और मेरे को है ना हाइपर एसिडिटी में तो अतिरिक्त कोलाइटिस हो गया है। मुझे तो कुछ समय पहले ब्रिज करवाया है नीचे के साइड में, राइट साइड में, और उसकी बगल वाला दांत है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उसमें निकालना होगा कि क्या होगी ट्रीटमेंट? अगर निकलना चाहे तो वो ब्रिज वाली कैप निकल जाए, और मेरे लगभग ऊपर के दांत है ना काले काले पड़ गए हैं। हाँ जी, तो डॉक्टर आलोक, जो क्या हो सकता है कोई इलाज काले दांत के? मैं जो चीज़ पूछना चाहता हूँ कि प्रेरणा जी ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है कि मेरे एसिडिटी रहती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर रात को रिफ्लेक्स या एसिडिटी प्रॉब्लम करता है। तो पहली चीज़ कि जो रिफ्लेक्स या एसिडिटी जिनके रहती है उनके क्या डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, या अगर होती हैं तो क्या हो सकती है? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एसिडिटी रिफ्लेक्स के कारण होती है कि आप जब भी रिफ्लेक्स करते हैं तो आपका सारा पेट का एसिड जो है वो मुंह में आता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दांत कैल्शियम है, कैल्शियम को आप जब भी एसिड के साथ टच करवाएंगे तो गल जाएगा, जैसे प्रेरणा जी के बताया। हाँ, अब जैसे अगर आपके बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स होने लगा है और आपके मुंह में रात को सोते समय सडनली आपने डकार लिया और मुंह एसिड से भर जाए, तो इवेंचुअली दांत का जो पीछे की तरफ, जो आपके तालू की तरफ या ज़बान की तरफ का हिस्सा है, वो घिसना चालू हो जाएगा।
उस केस में सबसे पहले तो आपको अपनी रिफ्लक्स को सही करवाना पड़ेगा। आपको अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा करके उसका इलाज लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा रोल स्टार्ट होता है। अगर जैसे घिसाई या जो कैल्शियम के कारण गल गए जो दांत हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, तब तो दांतों की रूट कनाल होगी और उन पे क्रैप्स लगेंगी। अगर बहुत माइनर सा स्टेज पे है तो हम लोग कई बार रात को पहनने के लिए नाइट गार्ड दे देते हैं। नाइट गार्ड बेसिकली एक रबर की एक शीट होती है जो कि आपके दांतों के ऊपर आकर के बैठ जाती है, और अगर कभी गलती से आपका कोई रिफ्लक्स होकर के एसिड आता भी है तो वो एक बैरियर बन जाता है रिफ्लक्स के बीच में और दांतों के बीच में, ताकि गलने की जो स्टेज है वो नहीं आए। डॉक्टर आलोक, जैसे आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया रूट कैनाल का, और आजकल क्योंकि अपना टॉपिक जो है डेंटल में एडवांसमेंट्स हैं, डेंटल केयर में या डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर, रूट कैनाल क्योंकि बड़ा ट्रबलसम, एक पहले बहुत ट्रबलसम होता था, कई सिटिंग्स होती थी, बार बार व्यक्ति जाता था, दर्द होता। इसमें आजकल लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है रूट कैनाल में? क्योंकि हर एक जने को लगता है कि मेरा भी कोई काम हो, बार बार नहीं जाना पड़े, टाइम का भी कंस्ट्रेन रहता है और तकलीफ भी कम हो, तो क्या डेवलपमेंट हुआ इसमें? जी, सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो रिसेंटली में हुआ है कि हम लोग रूट कैनाल्स आजकल सिंगल सिटिंग्स में करने लगे हैं। पहले होता था कि आप जाएंगे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे, फिर 3-4 दिन बाद बुलाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे, फिर 3-4 दिन बाद बुला करके करेंगे। करंटली दवाइयाँ और जो मटेरियल नस के अंदर जाता है, जिसको कि जो कि एक्चुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसमें इतने एडवांसेस हो गए हैं कि जो रिएक्शन बॉडी करती है वो रिएक्शंस होने कम हो गए हैं। बेसिकली पहले के टाइम में और अभी के टाइम में क्या हुआ है कि हम लोग पहले जिंक ऑक्साइड यूजनॉल करके मटेरियल होता था वो यूज़ करते थे, और आजकल हम लोग रेजिन बेस्ड मटेरियल यूज़ करने लगे हैं। रेजिन बेस्ड मटेरियल की श्रिंकेज, मतलब उसकी सिकुड़ने की क्षमता प्लस बॉडी के साथ रिएक्शन करने की क्षमता कम है, तो उसके कारण रिएक्शंस नहीं हो रहे और पेशेंट्स का जो पेन है वो इमीडिएटली गायब हो रहा है, प्रोवाइडेड आपके दांत के नीचे कोई पस का कलेक्शन नहीं है। आप सिंगल सिटिंग करा सकते हैं, परंतु अगर दांत के नीचे भी किसी भी तरीके की मवाद की थैली हो या पस का डिस्चार्ज हो, उस केस में हम लोग सिंगल सिटिंग एडवाइज नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो मवाद थोड़ी सी सूखे एंटीबायोटिक से और जो हम लोग दवाई डालते हैं उससे, और उसके बाद ही उसके अंदर हम रूट कैनाल। नेचुरली इन्फेक्टेड में आप कुछ करेंगे तो वापस रिवर्स जो है वो रिबाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर आलोक, पहले लोगों के दांत देखा करते थे तो कहते साहब इनके सोने का दांत है, चांदी का दांत है, पर आजकल नहीं दिखते। इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि लोगों के दांतों की प्रॉब्लम तो चल ही रही है और आप दांत भी लगाते ही होंगे, अगर लोगों के टूटते हैं या नए लगाते हैं, पर आजकल सोने के या चांदी के दांत नहीं दिखते लोगों के। क्या एडवांसमेंट है? जी, सबसे पहले बात तो मैं ये करूं कि सोने के भाव जिस हिसाब से सोने के भाव जा रहे हैं मैं आपसे वहाँ कौन लगवाएगा तो मजाक की बात है। जी, सबसे बड़ा एडवांसमेंट जो अब हो गया है वो ये है कि आजकल क्लिनिक्स के अंदर मशीन्स आ गई हैं जो कि इन हाउस या इन क्लिनिक क्राउन्स बनाने लगी हैं, जो कि फैसिलिटी जैसे हमारे पास भी है। हम लोग, कोई पेशेंट आया, हमने रूट कैनाल करी, मान लीजिए NRI पेशेंट है या जयपुर के बाहर का पेशेंट है, वो चाहता है कि साहब मैं आया हूँ, मेरा आज इलाज हो जाए और मेरे को आज रात को ही बस में वापस जाना। उन केसेस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल करी, जैसे अभी डिस्कशन हुआ, हाथों हाथ दांत को घिसा, छोटा करा, और डिजिटल स्कैनर्स आ गए हैं, बेसिकली वीडियो कैमराज आ गए हैं जो कि दांत का एक शेप कंप्यूटर पे इमीडिएटली बना देता है। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे पहले के ज़माने में हम लोग नाप लेते थे, एक मटेरियल डाला, नाप लिया, वो लैब जाएगा, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डलेगा, फिर उसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनेगा, फिर दांत बनेगा। तो ये पहले की टेक्निक चल रही थी। अब आपके पास डिजिटल स्कैनर है, आपने इमीडिएटली स्कैन लिया, वो आपको कंप्यूटर पे उसने आपका नेगेटिव बनाया, उसी टाइम पे पेशेंट के सामने आप उस कंप्यूटर पे बैठिए और उसके अंदर उस क्राउन को डिज़ाइन करिए डिजिटली, और मशीन को सिर्फ आपको एक ऑर्डर देना है और वो जाकर के इवेंचुअली उसमें मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो जाता है। इसको हम लोग CAD CAM बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे बड़ा शिफ्ट जो आया है, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसको 2 घंटे के अंदर एक कैप लगा करके फ्री करके भेज सकता हूँ, और वो भी इतने अच्छे दांत के कलर के मटेरियल की कि आप पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चले।
क्योंकि मटेरियल में भी एडवांसमेंट हो गया। जैसे लिथियम डाइसिलिकेट करके एक मटेरियल है वो आ गया है, ईमैक्स करके बोलते हैं, एक जर्कोनिया आ गया है। वो इतने सुंदर और इतने नेचुरल लुकिंग होते हैं कि आप आगे के दांतों में भी अगर उसको लगाएंगे तो किसी के लिए ये बता पाना कि वो नेचुरल दांत है या एक क्राउन है, नामुमकिन हो गया है। डॉक्टर आलोक, अंत में जो चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये है कि लोग बाग सोचते हैं कि डेंटल सर्जन जो है केवल दांतों तक ही रिलेटेड है। एक्चुअल में डेंटिस्ट्री का फील्ड इसके अलावा भी कहाँ पे है, और ख़ास तौर पे अगर फेस की बात करें तो डेंटल सर्जन का रोल और कहाँ कहाँ आता है? सर, आपने मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब एक टॉपिक को छेड़ दिया है। डेंटिस्ट्री के अंदर 9 फील्ड्स हैं, 9 सब ब्रांचेस हैं। लेमैन के हिसाब से डेंटिस्ट एक ही होता है, एक अंडर ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है। पर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 9 सब फील्ड्स हैं। मेरी फील्ड जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। जैसे मेरी स्पेशलिटी चेहरे के फ्रैक्चर्स, चेहरे के कैंसर, चेहरे के अंदर टेढ़ापन, इन सबको भी एक सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा करेक्ट करने का है। अभी हाल फिलहाल ही जैसे हमारे पास एक बच्चा आया, 17 साल का बच्चा था, जेएलएफ के अंदर घर जा रहा था, किसी बाइक गाड़ी वाले ने भेड़ दिया, उसकी हड्डी, नीचे वाले जबड़े की हड्डी टूट गई। उसका मेरे को सर्जरी कर करके हड्डी को अपनी जगह पे बैठा करके प्लेट लगानी पड़ी। मतलब आप बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में, और आपका ऐसा भी होता है क्या कि क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी भी आ जाती है फेस के अंदर, तो प्लास्टिक सर्जन, ईएनटी का भी पार्ट आ जाता है, न्यूरो सर्जन का भी पार्ट आ जाता है, सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड है। तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ सर्जरी के अंदर आप लोग जॉइंटली भी काम करते हैं? जैसे जो ये बच्चा था अभी जिसकी मैंने आपकी बात करी, ये बेसिकली एक न्यूरो सर्जन के अंडर एडमिटेड था, क्योंकि उसको ब्रेन में कंट्यूजन था। तो वो संभाल उसको सर रहे थे, परंतु क्योंकि चेहरे की हड्डी का फ्रैक्चर था तो वो मेरे को करना पड़ा। अब एक बार हुआ कि हमारे पास एक पेशेंट आया जिसने गलती से एक चमकती हुई चीज़ को मुंह में रखा और वो बॉम्ब निकली और मुंह फट गया। तो नीचे का जबड़ा फटा हुआ है, ऊपर का जबड़ा फटा हुआ है। इवेंचुअली सबसे पहले हमने उसके नीचे के जबड़े की हड्डी बचाई, बाद में प्लास्टिक सर्जन के साथ इन्वॉल्व होकर के लोअर का लिप बनाना पड़ा, बिकॉज बॉम्ब फूटा है तो पूरा का पूरा नीचे का जो होंठ था वो गायब हो चुका था। तो हमको यहाँ से चेहरे की चमड़ी को मोड़ करके नीचे का होंठ बनाना पड़ा था। अब तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि डेंटिस्ट्री केवल डेंटल तक ही नहीं है, डेंटिस्ट्री का और भी बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर आलोक भारद्वाज ने बताया कि बहुत रोल है, और प्लास्टिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, ये सब मिलके भी बहुत सारे सर्जरीज होती हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि प्रिवेंशन की, और प्रिवेंशन के अंदर जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि ब्रशिंग टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से आपको ब्रश करना है, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है जिससे इन्फेक्शन या कैरीज या पस फॉर्मेशन नहीं हो, बैड स्मेल नहीं हो। और ख़ास बात यह है कि रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना है। अपना है कि केवल सुबह ही ब्रश करना है, ऐसी बात नहीं है, रात को बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुबह तो करना ही है। और आइडियली जब भी आप कुछ खाएं एटलीस्ट ब्रश नहीं कर सके तो रिंस तो जरूर करें। डॉक्टर भारद्वाज आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।